नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी पाए 51,000 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया। यह रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। रोजगार मेले में शामिल युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत कमाल कर रहा है। 19 महीने में 9वां रोजगार मेला आयोजित किया गया था। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। फंडिंग पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग सप्लाई होती है और इससे होने वाली कमाई का हिस्सा कनाडा में बैठे आतंकियों तक जाता है। तमाम सबूत होने के बावजूद कनाडा सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश। ड्रग्स के कारोबार से खालिस्तानियों को फंडिंग। ड्रग्स के पैसों से आतंकी साजिश। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पंजाब से कनाडा तक जारी जांच में हर रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। जांच के दौरान एक और नया और अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब खालिस्तानी आतंकियों का ड्रग्स एंगल सामने आया है। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में ड्रग्स का अरबों का कारोबार चला रहे हैं। इसके बाद जहर बेचकर कमाए इन पैसों को हवाला के जरिए विदेशों में भेजा जाता है, जहां से पंजाब और भारत के कोने कोने में माहौल खराब करने के लिए टेरर फंडिंग की जाती है। ISI लगातार कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकियों को एकजुट करके पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं, जिसके बाद गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ इसमें अहम भूमिका निभाता है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस ड्रग्स को बेचने के बाद उसमें से एक बड़ा हिस्सा कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों तक जाता है। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अपने नशीले पदार्थ का कारोबार वहां भी बढ़ा रहे हैं। ड्रग्स और जबरन वसूली से कमाए गए पैसे से अब ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी राजनीति के चलते साल 2022 में कनाडा के एक बड़े नेता रिपु दमन सिंह मलिक की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर लगा था। वहीं कनाडा सरकार ने तमाम सबूत होने के बावजूद हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। साल 2016 के बाद पंजाब में सिखों हिंदुओं की टारगेट किलिंग खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और उसके सहयोगियों की करतूत थी। कनाडा में अपने बढ़ते दबदबे से उत्साहित आतंकवादी अपराधी गठजोड़ ने विदेश में मौजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम डराना और उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यही नहीं, कनाडा में हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कनाडा सरकार की ये चुप्पी बताती है कि मानवाधिकार को नापने के लिए उसके दो अलग अलग पैमाने हैं। जहां पंजाब में छोटे छोटे मुद्दों पर भी कनाडा सरकार मजबूती के साथ आवाज उठाता है, तो वहीं कनाडा में चल रहे आतंकवादी अपराधी गठजोड़ पर उसकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। खालिस्तान का समर्थन कर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। एक एक कर कई देशों ने कनाडा से किनारा करना शुरू कर दिया है। नई लिस्ट में
श्रीलंका का नाम है। श्रीलंका ने भारत का समर्थन करते हुए कनाडा को खरी खोटी सुनाई है। बांग्लादेश भी खालिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन का समर्थन कर चुका है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने कनाडा के पीएम का साथ छोड़ दिया है। Some of the terrorists have found safe haven in Canada. We are very proud of India because they don't do immature things. The issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. आतंक पर ट्रूडो का कनाडा एक्सपोज। न सबूत न प्रमाण, ट्रूडो का इंटरनेशनल अपमान। एक्शन में हिंदुस्तान, भाग रहा है खालिस्तान। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाला कनाडा अब पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने ही देश में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से माफी मांगने की मांग की जा रही है। कनाडा में विपक्षी पार्टियों के सांसद जस्टिन ट्रूडो से सबूत मांग रहे हैं, लेकिन ट्रूडो ने जो बोला उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दुनिया के अधिकतर देश इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि कनाडा आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। Then some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. A terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. हालांकि यही बात भारत पहले दिन से कह रहा है कि इस तरह के निराधार आरोप उन खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है जिन्हें कनाडा में संरक्षण दिया गया है। Also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हाल के समय में दुनिया भर में इसका प्रभाव पड़ा है। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप ने दुनिया भर के नेताओं को हैरान कर दिया। कनाडा को उम्मीद थी कि इस मामले में उसे अपने पड़ोसी देश अमेरिका और भारत के साथ सीमा विवाद में उलझे चीन का साथ मिलेगा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। अमेरिका ने भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों को बेहद चिंताजनक बताया, तो चीन ने इसे पश्चिमी देशों का पाखंड करार दिया। चीन ने इस विवाद को अमेरिका और पश्चिमी देशों के गठबंधन की साजिश करार दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी इस मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें भारत पर गर्व है क्योंकि वह ऐसी ओछी हरकतें नहीं करता। कुल मिलाकर इस विवाद को शुरू करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब अपने ही बुने जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया ट्रूडो से सबूत मांग रही है, लेकिन ट्रूडो के पास अपनी बेबुनियादी दलीलों को साबित करने वाला कोई सबूत मौजूद नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कोई उन्हें इंडिया गठबंधन से दूर तो कोई एनडीए से नजदीक बता रहा था, लेकिन सीएम नीतीश ने इन सभी अटकलों पर चुप्पी तोड़ नीतीश ने की बड़ी खबर बता दें कि कल अमित शाह के जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आपको दे देते हैं, उसके बाद आगे की खबरों पर बढ़ते हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो जयपुर आ रहे हैं। चुनावी रणनीति पर मैराथन बैठक बीजेपी राजस्थान बीजेपी में शुरू हो चुकी है और इसमें अब एंट्री हुई है अमित शाह की। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, एक बड़ी एंट्री राजस्थान बीजेपी में, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं और इतना महत्वपूर्ण मंथन है कि उन्हें जो है वो जयपुर आना पड़ रहा है। कुछ अंदेशा, कोई जानकारी सौरभ?
जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का दौरा राजस्थान का बन रहा है। कल जयपुर का कार्यक्रम जो है वो बन रहा है और यहाँ पर प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं पूरी हो चुकी हैं, परिवर्तन संकल्प महासभा जो है वो अब पूरी हो चुकी है। तो अब किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़े उसकी रणनीति जो है वो कल तैयार की जाएगी। तमाम नेताओं के साथ मंथन जो है वो अमित शाह करेंगे और किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर बीजेपी जो है वो कह सकते हैं कि उनमें एक तरह से पीछे है, तो उसमें किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए उन तमाम मुद्दों पर जो है वो अमित शाह तमाम नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। क्योंकि अब बीजेपी में टिकटों की भी घोषणा जो है वो आने वाले दिनों में होने वाली है, तो उस लिहाज से ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो रहने वाली। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले भी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बन रहा था, लेकिन विशेष सत्र चलने के कारण से वो नहीं आ पाए थे। तो अब कार्यक्रम जो है वो फिर से बना है और कल संभवतः पूरे दिन भर ये बैठकें जो है वो चलेंगी और बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर रात को रुक भी सकते हैं, तो रात तक जो है वो मंथनों का जो दौर है वो जारी रहने वाला है। यानी अब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राजस्थान की चुनाव प्रबंधन, चुनाव रणनीति का जिम्मा जो है वो अपने हाथ में लेते हुए कल तमाम नेताओं के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। जी सौरभ, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद आ रहे हैं, अब अमित शाह का आना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा सौरभ इसे कहा जा सकता है। यह माना जाए सौरभ कि उनका प्रदेश बीजेपी के अंदर उनका आना साफ तौर पर आला कमान का एक मैसेज होगा प्रदेश बीजेपी को, और उनके इस मैसेज के बाद में जो है जितनी अटकलें राजस्थान बीजेपी के अंदर नेताओं को लेकर लगाई जा रही है, चेहरों को लेकर लगाई जा रही है, वो थम जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कमल का फूल है यही बीजेपी की पहचान है। यानी अगर कोई नेता इस राजस्थान चुनाव में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करता है तो वो पार्टी को एक्सेप्ट नहीं है, पार्टी उसे स्वीकार नहीं करती और कमल का फूल ही जो है वो उसी के साथ ही जो है वो सभी को आगे बढ़ना है। यानी अब कोई चेहरा नहीं है, पीएम मोदी के अलावा राजस्थान के चुनाव में कोई भी चेहरा जो है वो नहीं है। पार्टी जो है वो सामूहिक तौर पर। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और ये बड़ी खबर कोटपुतली से, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। सुबह 7 बजे से मंत्री के आवास पर टीम कार्रवाई कर रही है। आवास के मेन गेट को अंदर से बंद किया हुआ है। आधिकारिक तौर पर जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। अधिकारियों ने कोटपुतली से बुलाया ताले तोड़ने वाले मैकेनिक को। साल भर पहले मंत्री के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई हुई थी। तो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बच्चों के निवालों पर डाका डालने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। ईडी ने मिड डे मील पोषाहार योजना में भ्रष्टाचार करने वाले ऐसे लोगों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की है जो बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी के साथ साथ बच्चों के निवाले में घोटालेबाजी कर रहे थे। इस वक्त हम कमलजीत राणावत के यहाँ पर खड़े हैं। कमलजीत राणावत वो शख्स है जो बच्चों के पोषाहार वितरण के मामले में मुख्य रूप से दलाली का काम करता है। कई कंपनियों के जरिए कमलजीत राणावत का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कमल राणावत ने मिड डे मील पोषाहार योजना में जो केंद्र सरकार द्वारा बजट दिया गया था उस बजट के जरिए खरीदी की गई और काफी बड़े पैमाने पर इसमें जो है कमीशन खोरी के साथ साथ भ्रष्टाचार हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब जो मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनके ठिकानों पर कार्रवाई की है। इसमें राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव और उनके परिजनों से जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ईडी की ये कार्रवाई जयपुर के अलावा बहरौड, कोटपुतली, शाहपुरा में की जा रही है। चूंकि मंत्री राजेंद्र यादव की यहाँ आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में जो दस्तावेज मिले उनमें सारा काम पाक साफ मिला, पूरा काम बिलिंग पे मिला, लेकिन जो खरीदारी हुई है
वो निर्धारित दरों से ज्यादा दरों पर हुई है, यानी कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का खेल इसमें हुआ है। अब ईडी इस पूरे नेक्सस की जांच कर रही है कि जो मिड डे मील योजना का पैसा केंद्र सरकार द्वारा आम बच्चों को भेजा जाता है, स्कूली बच्चों को भेजा जाता है, उस बच्चों के निवाले को डकारने वाले कौन कौन से ऐसी कंपनियां हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले में लिप्त हैं। ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है और कई अहम दस्तावेज इसमें आयकर विभाग को भी मिले थे और ईडी की जांच में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का जो पैसा जिन कंपनियों के जरिए गया है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ऐसे मामलों की अब जांच करेगी और जो दोषी लोग हैं उन पर ईडी सख्त कार्रवाई कर सकती है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और राकेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, क्या अपडेट इस कार्रवाई को लेकर, अब तक कहां पहुंची है कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए आसिफ, कार्रवाई अभी सभी ठिकानों पर जारी है और ये कार्रवाई आगे चलेगी। इस वक्त हम इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड पर्सन है, जिसका कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है, कमलजीत राणावत, वहां पर जो है ईडी की टीम और लगभग आधा दर्जन गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं और 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। संभवतः यहां कुछ बड़े पेपर्स या बड़े सबूत मिलने की संभावना जो है लगाई जा रही है, क्योंकि जो कमलजीत राणावत है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी जो है मिड डे मील योजना अनियमितताओं के मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच की थी। इसके अलावा इनकम टैक्स ने जब छापे कार्रवाई की थी तो 75 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी का यहाँ पर खुलासा हुआ था और उसको सरेंडर इन्होंने आयकर विभाग के सामने किया था। अभी जो ईडी के अधिकारी हैं, जिस तरीके से जो मिड डे मील पोषाहार योजना है, इसमें चाहे बारदाने की खरीदारी का मामला हो या फिर जो इसकी सप्लाई से जुड़े हुए मामले हों, इसमें जिन दरों पर इसकी खरीद फरोख्त की गई है और जिन जिन अधिकारियों को, मंत्रियों को और दूसरे अन्य लोगों को जो कमीशन दिया गया है, वो एक बहुत बड़ा पैसा इसमें है। चूंकि ये पैसा केंद्र सरकार द्वारा जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनके जो कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भेजा जाता है और इस पैसे में ये जो कंपनियां हैं जी, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान में मध्य प्रदेश जैसे फॉर्मूले के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। जहां भी काम करेंगे लक्ष्य एक ही होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी क्या विधानसभा में इस बार आजमाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये निर्णय करने का अधिकार और ये चुनाव करने का, चयन करने का विशेषाधिकार भी व्यक्ति के पास नहीं होता, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। बोर्ड को निर्णय करना है कि कौन व्यक्ति कहां और किस भूमिका में उपयुक्त होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत को विधानसभा का चुनाव लड़ना है या गजेंद्र सिंह शेखावत को अगला लोकसभा का चुनाव लड़ना है या गजेंद्र सिंह शेखावत को दोनों ने मिलकर लड़ करके संगठन में काम करना है। गजेंद्र सिंह शेखावत की उपयोगिता कहां हो सकती है, और मैं तो उससे भी आगे बढ़ करके कहता हूं, मैं जिस विचार परिवार से आता हूं, तो मैं छात्र संघ की राजनीति से सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करने गया था, 20 साल तक वहां से राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया। कल मेरा जो है विचार परिवार यह कहे कि नहीं, मुझे अब जो है सेवा भारती में जाकर के काम करना चाहिए, तो मुझे वहां भी कोई अफसोस नहीं है। इसी ऊर्जा के साथ, इसी क्षमता के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ में हर उस दी गई भूमिका के साथ में काम करेंगे, क्योंकि जहां भी काम करेंगे वहां एक ही लक्ष्य है और वो है भारत माता की जय। जहां भी काम करेंगे वह भारत माता की जय जयकार करने के लिए करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8:26 पर। राजस्थान में इस साल डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है और अगर बात करेंगे सितंबर महीने की, तो सिर्फ 1 महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं, जो काफी डरावने हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आंकड़े डरावने, हजारों हुए बीमार, रिकॉर्ड तोड़ केस, 6 की गई जान। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, दूसरे राज्यों के नेता भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। चुनाव के लिए तय होगी जिम्मेदारी।
दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा भी जयपुर पहुंच चुके हैं। यानी हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर के नेता भी जयपुर पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश में महामंथन इस समय चल रहा है। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। न केवल प्रदेश के बल्कि अलग अलग राज्यों के नेता भी इस समय बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की, और इस समय दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा भी जयपुर पहुंच चुके हैं। हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर के नेता भी जयपुर पहुंच रहे हैं। अलग अलग कद के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां। संदर्भ तो एक ही है कि यहाँ पे चुनाव है और पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी का काम करने आए हैं। किस प्रकार की जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी जा रही है? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता होता है देश भर का, उसका काम होता है पार्टी का काम करना। तो हमें यहाँ पे अभी जो भी जिम्मेदारी आज बताएंगे वो काम करेंगे। क्या लगता है राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2/3 बहुमत से। तो ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की। इस समय महामंथन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। बीजेपी प्रदेश के बड़े नेता यहां पहले से मौजूद हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, इसे महामंथन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि केवल प्रदेश बीजेपी के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के नेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं। फिर से कोशिश करेंगे सौरभ से बात करने की। इस समय वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें, बीजेपी पूरी तैयारियों के साथ प्रदेश में, और जम्मू से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से तमाम बड़े बीजेपी नेता, सांसद यहां पर पहुंच रहे हैं। मकसद है राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश को फतेह करना। और सौरभ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी में काफी गहमा गहमी है। आज कई दूसरे राज्यों के नेता जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है वो पहुंचे हैं। चाहे बात दिल्ली के जो सांसद है प्रवेश वर्मा, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा से सुभाष बराला जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यूपी के सांसद हैं विजयपाल सिंह तोमर, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यानी अब बीजेपी दूसरे राज्यों के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के चुनाव के मद्देनजर जो है वो देने जा रही है। सभी को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, संभवतः संभाग क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। वहां पर पार्टी किस प्रकार से मजबूत हो, किस प्रकार से जातिगत समीकरणों को साधा जाए, उन तमाम पहलुओं पर इन नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी। और यहाँ पर फिलहाल बैठक का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जो है वो इस वक्त जो बाहर से आए हुए नेता हैं उनके साथ जो है वो इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कार्यालय की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीर है बीजेपी कार्यालय में। आज सुबह से ही काफी गहमागहमी का माहौल है, क्योंकि परिवर्तन संकल्प महासभा के बाद अब ये इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो टिकटों की घोषणा बहुत जल्द कर सकती है। तो उसको लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में दावेदार जो है वो आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं और किस प्रकार की डिमांड्स या अपने डिजायर जो है वो यहाँ पर लेके आए हैं? मैं बांसवाड़ा से राजेश कटारा हूँ। हम परिवर्तन संकल्प यात्रा में कल आए थे, कम से कम 1800 कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ पर आए थे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, प्रभारी जी सबसे मिलने के लिए हम रुक गए हैं। और ये मिलने का एक ही है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसमें उम्मीदवारी जता रहे हैं। पार्टी संगठन जो भी हमें निर्देश देती है उस निर्देश की पालना करते हुए हम
2023 के मैदान में उतरे हुए हैं और पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिता करके राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आसिफ, जिस प्रकार से अब बीजेपी में गहमागहमी बढ़ी है, कल गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो जयपुर पहुंच रहे हैं और यहाँ की जो रणनीतियां तैयार करनी है, अब उसका जिम्मा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथ में लेने वाले हैं। संभवतः कल पूरे दिन भर बैठकों का जो दौर है वो शुरू होगा और बताया जा रहा है कि रात्रि विश्राम भी अमित शाह का जयपुर में ही होने वाला है और इस दौरान तमाम बड़े नेताओं के साथ मंथन जो है वो किया जाएगा कि अब बीजेपी किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार की रणनीति जो है वो तैयार की जा सके ताकि विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी जीत सके। बिल्कुल सौरभ, आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि इस समय बड़ी हैपनिंग्स बीजेपी प्रदेश बीजेपी में चल रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।